चलिए, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि सर डेप्रीशिएशन होता है, ठीक है, उसकी अलग अलग मेथड होती है, SLM, WDV, ठीक है, मशीन आवर, डेप्लीशन, सब अलग मेथड दिखी थी अपन ने। उसके बाद उसकी कैसे एंट्री पास होती है, कैसे सेल होता है और कैसे आप गेन या लॉस बुक करते हो, वो सब अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। वो जो बताया था मैंने वो सारा नॉर्मल मेथड था। जब अपन एंट्री पास करते हैं असेट की, बेचने की, खरीदने की, ठीक है, डेप्रीशिएशन की, तो हम उसको दो पार्ट में कर सकते हैं। पहला होता है नॉर्मल मेथड जो अभी आपने सीखा है, और दूसरा होता है, इसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेथड। कौन सा नाम है? पहले ये समझते हैं कि ये क्यों आया, उसके बाद कैसे होता है वो करेंगे। अब देखिए, इसका आने का रीजन मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मल वाला, कि सर हमने मान लो एक मशीन परचेज की है 100 रुपए की, और हमको उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 100 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10 कितना वैल्यू बच गया? 90। ये फर्स्ट ईयर में खत्म हो गया। दूसरे साल में ऑब्वियसली वो 90 तुम्हारा WDV होगा, उसके ऊपर 10% 9 रुपये लगाया तो 81 बच गया। इसके बाद आगे तुम्हारा क्या होगा, देखो 2023 में फिर मशीन जो है वो 81 की होगी, फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया 8.1, तो 72.90 इसका वैल्यू बच गया। अब मुझे सोच के बताओ, कोई बाहर का बंदा आता है तो क्या उसको इस वैल्यू को देख के पता चलेगा कि ये मशीन कितने में ओरिजिनली परचेज की होगी? नॉर्मली तो नहीं पता चलेगा। अब तुम बोल सकते हो कि सर एक काम करो, रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल दो, सही बात है, बट यहाँ पे एक मशीन है, इसके लिए अगर 4-5 मशीन होती अलग वैल्यू की तो फिर कैसे निकालते? फिर अगर अपने को चेक करना कि ओरिजिनल कितने में लिया था तो बिल ढूंढने पड़ते हैं, अरे निकालो 10 साल पुराना बिल, 5 साल पुराना बिल, कितने में लिया, कितने में निकालो निकालने का, ऐसा करना पड़ता। तो ये इसकी कमी है कि नहीं है, वीकनेस बोल सकते हो ना, लिमिटेशन बोल सकते हो कि इसकी है कि नहीं है। इसी लिमिटेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम है उसका? अब उसमें क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले नॉर्मली हम यू करते हैं, नॉर्मल मेथड में हमने फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक किया परचेज करते टाइम पे, फिर हमने इंस्टॉलेशन पे सेम एंट्री पास की, फिक्स असेट टू कैश और बैंक, फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमने एंट्री पास की, ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, फिक्स असेट की वैल्यू कम कर ली और फिर ट्रांसफर कर लिया P&L में। अब इसका जो सॉल्यूशन है उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो क्या बोलता है कि जब आप मशीन परचेज करते हो तो आप उसको ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाओगे 100 रुपए पे, पर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट नहीं करना है। आपको जो एंट्री पास करनी है वो करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट तो हो गई होगा, बट आपको नीचे लिखना है टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है? मतलब आप फिक्स असेट की वैल्यू कम नहीं करोगे, आप प्रोविजन में डालोगे। अब जो प्रोविजन है ना वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो जो भी मेरा डेप्रिसिएशन था, तो अब मुझे बताओ क्या आपने असेट की वैल्यू कम की कि नहीं की? नहीं की, जितना था उतना ही था। तो अब सामने एक नया लायबिलिटी बन गया जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम है उसका? ये बन गया। अब ये 10 आ गया ऐसा। अब ये जो प्रोविजन है ये नेक्स्ट ईयर में वापस ओपनिंग बैलेंस बनेगा और फिर नेक्स्ट ईयर में वापस डेप्रिसिएशन आएगा। तो जब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा तो आपने मशीन को तो छेड़ा ही नहीं है, वो तो 100 का 100 है। अब जो डेप्रिसिएशन था वो किसी के अंदर जाएगा? प्रोविजन के अंदर जाएगा। तो अब तुम्हारा प्रोविजन बढ़ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10 पहले का था और सेकंड ईयर का 9 हो गया, तो बेटा कितना आ गया? 19। थर्ड ईयर में भी सेम होगा, ये 100 का 100 ही रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं है। और यहाँ पे आएगा तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बताओ ओपनिंग कितना था? 19 ना, और करंट ईयर कितना आ गया? 8.1, 27.10 ये आ गया ऐसा, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो अपना जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो क्या बोलता है कि जैसे आप परचेज करते हो फिर परचेज रिटर्न करते हो, तो आप परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस भी कर सकते हो या अपोजिट साइड में भी दिखा सकते हो, बराबर ना। तो अगर ये अपोजिट साइड में है तो अगर मैं उसको उधर दिखाऊं उसमें से माइनस कर तो कर सकता हूं, हाँ, तो अपोजिट साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं चाहूँ तो ऐसे भी इसको शो कर सकता हूँ, मशीन अकाउंट, मशीन तो यूं आएगा 100 रुपये का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे आ जाएगा बट माइनस हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10, बेटा कितना बच गया? 90। सेकेंड ईयर में मशीन तो सेम ही था, बट अब इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलग से आ जाएगा। बताओ कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था? 19, तो कितना बच गया? 81। और लास्ट में मशीन 100 का 100 है, माइनस इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया,
ठीक है, कितना था 27.10। अगर इसको माइनस करते हो 72, सॉरी 72.9 आएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे परचेज में से परचेज माइनस किया, अपोजिट साइड में लिखा माइनस कर लिया, एक ही बात है। वैसे हम इसको या तो अपोजिट साइड में दिखाओ या उसको माइनस भी कर सकते हैं। अगर तुम गौर से देखते हो ध्यान से तो अब मुझे बताओ पहले का आंसर कितना 90 और उस मेथड में भी कितना था 90। क्या दोनों में मेरा आंसर सेम आ रहा है? हाँ, देखो 90। उसके बाद इसमें कितना है 81 और उसमें भी कितना आया, नेट कितना आया 81। इसमें 72.9 और उसमें भी कितना आया 72.9। दोनों में फाइनल आंसर रिमेन सेम। अच्छा, अगर तुमने ये वाला फॉलो किया है, अब कोई नया बंदा बाहर से आता है तो क्या उसको बिल ढूंढना पड़ेगा कि उसको पता है कि ओरिजिनल कितने में लिया? पता है कितने में लिया, 100 रुपये में लिया है। क्या ये तुमको समझ में आया? हालांकि दोनों में फाइनल आंसर रिमेन सेम, आंसर सेम ही आ रहा है। इसी का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम है इसका? ठीक है, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं वो, इसको ये तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, अब इसकी एंट्री समझते हैं। एंट्री कैसे होती है? नॉर्मल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में फिक्स असेट परचेज करने की एंट्री रिमेन सेम, वही एंट्री जो आप नॉर्मल करते हो, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इंस्टॉलेशन की भी एंट्री भी सेम, वो भी सेम रहेगी। सिर्फ थर्ड वाली एंट्री अलग होती है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन को चार्ज करना। नॉर्मली आप डेप्रिसिएशन डेबिट करते हो, दोनों मेथड में डेप्रिसिएशन डेबिट ही होगा, बट पहली वाली मेथड में आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट करते हो। तो तुमने क्या किया, फिक्स असेट का वैल्यू कम कर लिया, फिक्स असेट का वैल्यू क्या कर लिया, कम। बट इस वाले में आप फिक्स असेट का वैल्यू कम नहीं करते हो, उसके बदले फिक्स असेट को कम करने के बदले आप क्या लिखते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आप लिखते हो। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? तो अपन क्या लिखते हैं उसके बदले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, मतलब एक नया अकाउंट आ गया। अब पीएनएल में ट्रांसफर करने की वही सेम एंट्री है, तो ये एंट्री दैट रिमेन सेम। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट तो हुआ ही है ना इधर, तो पीएनएल में चला जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो पहले वाले मेथड में सिर्फ एक फिक्स असेट की वैल्यू में से ही कम होता था डेप्रिसिएशन, बट इस वाले में ऐसा नहीं होगा। इस वाले में कहाँ पे डालना आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब नेक्स्ट में ऑब्वियसली पहली और दूसरी एंट्री तो होगी नहीं, बिकॉज वो तो वन टाइम ही होती है। फिक्स असेट परचेज करने और इंस्टॉलेशन की एंट्री तो वन टाइम होती है, बट ये जो दो एंट्री है ये अब नेक्स्ट ईयर हर साल होती रहेगी, एवरी ईयर। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो तुम्हारा जो अकाउंट है, ठीक है, वो आएगा बैलेंस शीट में। कहां पे आएगा? तो ऑब्वियसली जो बैलेंस शीट में आता है उसका बैलेंस निकलता है, तो ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस आ गया तुम्हारा, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस बनेगा और फिर यही ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और फिर वापस करंट का डेप्रिसिएशन ऐड होगा, फिर ये बढ़ जाएगा, फिर ये बनता जाएगा। तो ऐसा ये काम चलता जाएगा। तो अगर मैं इसका लेजर बनाऊं तो देखो कैसे लेजर बनेगा, वो देख लीजिए आप। सबसे पहले जब आप परचेज करते हो तो आप लिखते हो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन का खर्चा, सेम एंट्री होती है। फिर आप साल के एंड में यहाँ पे डेप्रिसिएशन करते हो नॉर्मल मेथड में ऐसा, और फिर ये बैलेंस आता है, ये नॉर्मल मेथड हो गया। फिर ये वापस ओपनिंग बैलेंस बनेगा, फिर वापस साल के एंड में क्या आएगा इसके अंदर, डेप्रिसिएशन आएगा, और फिर ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर ये वापस ओपनिंग बैलेंस बनेगा, फिर डेप्रिसिएशन आएगा, फिर क्लोजिंग बन जाएगा। ये हमेशा होता जाएगा, ये नॉर्मल मेथड में होता है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, इसी चीज को हम दो पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? दो पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले आपने परचेज किया टू बैंक अकाउंट ऐसा। अब ईयर एंड में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, आपको डेप्रिसिएशन अलग से लिखना है, उसके लिए नया अकाउंट बनाएंगे। क्या नाम है उसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वाला। तो जो डेप्रिसिएशन आप ऊपर चार्ज करने वाले थे, अब इसको इसके नीचे करना है इधर, तो इसमें आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था इसके लिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। ये देखो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और इधर भी अब इसमें तो कुछ आपने डाला ही नहीं है, तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया सेम का सेम। अब ये क्लोजिंग बना है तो ये वापस बैलेंस क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा।
तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बन गया। फिर वापस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा सेकंड ईयर का, और ये क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, ये भी ओपनिंग बैलेंस बनेगा फिक्स असेट वाला। अब क्योंकि हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं, तो ये सेम का सेम क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्या है, बस कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, बस। पर अगर आपने असेट खरीदा है तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि टू बैंक आएगा, तो जितने से असेट खरीदा उसका ओरिजिनल कॉस्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर असेट बेचा तो उतना कम करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट। समझ में आया? बट कैसे करना है वो बाद में समझेंगे, पहले ये बताओ, ये समझ में आया तुमको? ठीक है। तो एक होता है नॉर्मल मेथड और दूसरा होता है तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझा तुमको? ठीक है। तो अब बस आप एक काम करो, पहले ये एंट्री पास कर दो। हाँ, दोनों लिख दो, 2 पेज लो, एक तरफ नॉर्मल एक तरफ ये वाला, ताकि समझने में इजी रहेगा। इसके नीचे भी मैं एंट्री कराऊंगा, तो पूरा पेज ले। ठीक है, पूरे पेज ले लो, चलेगा, बीच में गैप रहेगा तो एक तरफ नॉर्मल मेथड, दूसरा ये, कंपैरिजन करने में इजी रहेगा जब भी घर पे पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारी एंट्रीज होती है। अब अपने को देखना है सेल के टाइम पे क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है सारा, वो तो लीजर है। ठीक है, मेन तो अपने को एंट्री समझना है, लीजिए तो अभी क्वेश्चन में कर लेंगे अपन। अभी देखो, अब एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब ये रूल समझे ना, आपको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पीएन में ट्रांसफर करना है। अभी क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेल, सबसे पहले वो कॉमन वाला रूल तो है ये तुम्हारा, कि जितना महीना करंट ईयर में यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो पहले। तो वही एंट्री होगी डेप्रिसिएशन जो आपने ऊपर पास की है, दैट इज, अगर ये वाला मेथड है तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, और ये वाला मेथड है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें कोई चेंज नहीं है। तो वो डेप्रिसिएशन की एंट्री में नहीं लिखा रहा हूँ, वो सेम एंट्री होगी। ठीक है, जैसे आपने पहले पास की थी। अब इस वाले मेथड में क्या होता है, जब आप बेचते हो तो आप ये एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। गेन हुआ तो टू P&L अकाउंट, दिस इज योर गेन, और लॉस हुआ तो P&L अकाउंट डेबिट, दिस इज योर लॉस। क्या ये तुमको समझ में आया? किसको डाउट है तो बताइए। अब सारा गेम तो इसका है, इस वाले में, ये वाले में। अब इसमें कभी कभी तो एग्जाम में बोलेगा कि डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन किया है। क्या मेंटेन किया है? डिस्पोजल अकाउंट। और कभी कभी बोलेगा डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी के लिए बता रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन किया है। ये बोलता कि जो भी आप बेचोगे उस सारे अकाउंट को एक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करना है, उसका नाम क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट। तो जब भी आप असेट को बेचोगे तो जो जो अकाउंट क्लोज कर रहे हो उन सबको एक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जिसका नाम क्या होगा? डिस्पोजल। और फिर लास्ट में उसमें से हिसाब होगा, ऐसा। तो अब देखिए, आप कौन कौन से अकाउंट क्लोज करने वाले हो मुझे बताइए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुम्हारा फिक्स असेट अकाउंट था और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था। तो सबसे पहले जब असेट ही नहीं है तो क्या कोई दिखाना है आपको? असेट नहीं, तो इस असेट को ट्रांसफर कर लेंगे। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? डिस्पोजल में। तो ये देखिए, मान लीजिए ये बैलेंस आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस होगा। अब आपने इसको बेच दिया तो आपको क्या करने का है? बाय डिस्पोजल अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है? बाय, बस, और एक अकाउंट क्लोज हो गया। तो जो असेट बेची है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कहां पे ट्रांसफर करना है? डिस्पोजल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? तो देखो, बैलेंस था, आपने कहां पे ट्रांसफर कर लिया? डिस्पोजल में। अब क्या इसका कोई बैलेंस बचेगा? नहीं। अगर एक असेट तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, और 2-3 है तो जो बेची उसका वैल्यू ट्रांसफर करो डिस्पोजल में, और बचे हुए का बैलेंस आएगा। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री बताओ। एंट्री क्या हुई? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट हुई कि नहीं हुई? तो इसकी मैं एंट्री लिख रहा हूं, पहली वाली, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट। तो आपने क्या एंट्री पास की? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। अब मुझे बताओ, जब असेट ही नहीं है तो क्या उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाने से मतलब है? नहीं, तो इसको भी हटा दो। तो ये मान लो ओपनिंग बैलेंस था, जितना भी था उसमें डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ऐड किया होगा, जितना महीना यूज किया। अब इस अकाउंट को ट्रांसफर करना है डिस्पोजल में, तो मुझे बताओ किधर लिखूंगा? बाय की टू में? टू में, तो वेरी गुड, टू में अपन लिखेंगे। टू कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करना है? डिस्पोजल अकाउंट में। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है सबको। असेट ही नहीं तो प्रोविजन कैसे दिखाएगा?
अब मान ले तेरी ये बैलेंस शीट थी किधर गई, ये वाली, तो ये दिखा रहा है, अब तेरी असेट तो है नहीं, गायब हो गई, तो तू प्रोविजन दिखाएगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा ना। ये देख ऐसा, तो क्या सिर्फ असेट ट्रांसफर करना है, उसका प्रोविजन भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसका प्रोविजन भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोविजन को भी कहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, डिस्पोजल में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। तो ये देखिए एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। आएगा रुक जा, ये हो गया। तो हमने दोनों डिस्पोजल में ट्रांसफर कर लिया, असेट का भी वैल्यू ट्रांसफर कर लिया और ये भी ट्रांसफर कर लिया। अभी जो भी पैसा आया होगा तो वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, वो भी कहां पे डालना है पैसा, डिस्पोजल में, क्योंकि अपने अकाउंट तो बंद कर लिए दोनों, तो ये पैसा भी कहां पे आएगा, डिस्पोजल में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। आया तुमको समझ में। अब क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया लॉस के केस में। तो ये लॉस हुआ तो ये भी कहां पे जाएगा, लॉस भी डिस्पोजल में। और गेन हुआ तो गेन भी कहां पे आएगा, डिस्पोजल में। तो गेन हुआ तो ये डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये गेन हो गया ऐसा। तो मैंने यहाँ पे सबकी अलग अलग एंट्री बताई, अभी मिक्स एंट्री भी करेंगे। पहले बताओ समझ में आया, फिक्स असेट को ट्रांसफर करो। पहले बताओ फिक्स असेट क्या होता है, डेबिट। ट्रांसफर करना तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू फिक्स असेट आ गया, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, डिस्पोजल में, तो डिस्पोजल टू फिक्स असेट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, लायबिलिटी है, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो ट्रांसफर करना तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो डेबिट कर लो। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, डिस्पोजल में। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कहाँ पे डेबिट करना है, डिस्पोजल में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस डेबिट होते हैं तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर लो, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, डिस्पोजल में। गेन क्रेडिट होते हैं तो डिस्पोजल को डेबिट कर लो, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो ये सारे अकाउंट को ट्रांसफर कर लिया। अब अपन इतनी सारी ना एंट्री करके इनका एक मिक्स एंट्री भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी मिक्स एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मिक्स एंट्री से अच्छा मैं तुमको इसका लेजर बता रहा हूँ, ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में लेजर ही पूछते हैं। तो जब मैं यहाँ पे लेजर बताऊंगा डिस्पोजल का, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले आपने फिक्स असेट ट्रांसफर किया तो ये आ गया टू फिक्स असेट, ये आया ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट आया, क्योंकि आपने उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया नहीं था, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट होगा। फिर आपने जितना भी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज किया है वो कहाँ पे डाला था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, तो ये सामने आ जाएगा इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, जो भी असेट बेची उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक हुआ है वो सब। अब जो पैसा आया होगा वो यहाँ पे आता है बाय बैंक अकाउंट, जो पैसा आया। अब ऑब्वियसली लॉस हुआ तो बाय पीएनएल अकाउंट, ये लॉस हो गया। और गेन हुआ तो टू पीएनएल अकाउंट, ये गेन आ गया बस। और इस तरह से ये टैली हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मान लो जो असेट थी वो 100 रुपए की थी, तो ओरिजिनल 100 रुपए यहाँ पे लिख दिया। उसके ऊपर मान लो 27.1 का डेप्रिसिएशन हुआ तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 27.1 आ गया। उसका 50 रुपए मिला तो बाय बैंक में 50 आ गया। तो जो नहीं मिला वो क्या हो गया, लॉस, तो बाय लॉस आ गया। ज्यादा पैसा मिला तो गेन हो गया, तो गेन यहाँ पे आ गया। समझ में आया। तो इस तरह से अपन जब भी अपन बेचेंगे तो अपन ट्रांसफर करेंगे। पर ये डिस्पोजल अकाउंट सारे अकाउंट का नहीं बनेगा, ये सिर्फ बनेगा उस अकाउंट का जिसको आपने बेचा है, मतलब उस मशीन का या उस फिक्स असेट का जिसको आपने बेचा है। समझ में आया। तो यहाँ पे जो टू फिक्स असेट आएगा, क्या ये सबका आएगा कि जिसको आपने बेचा है उसका आएगा, जिसको बेचा है उसका ही आएगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सबका आएगा कि जिसको बेचा है उसका डेप्रिसिएशन आएगा, उसका टोटल एक्यूमुलेट मतलब टोटल डेप्रिसिएशन उसका अब तक का। हाँ, तो फिर अपने को वर्किंग नोट बनाएंगे ना, उसमें आता है ना आप कितना मशीन का किया ऐसा। फिर जो पैसा मिला है वो भी जिसको बेचा उसका ही पैसा मिला है, तो बच्चे वो तुम्हारा गेन या लॉस हो जाएगा। बोलिए समझ में आया ये वाला। तो ये इस तरह से बनेगा डिस्पोजल अकाउंट। तो अभी एंट्री कैसे होती है, डिस्पोजल टू फिक्स असेट, डिस्पोजल टू पीएनएल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल। तो अपने को एग्जाम में एंट्री पूछेंगे नहीं, अपने को क्या पूछेंगे, लेजर, तो अपन लेजर समझेंगे।
समझ में आया तुमको? तो नीचे एक काम करो, बस ये एट द टाइम ऑफ सेल में आप ये डिस्पोजल अकाउंट बना दो ताकि तुमको याद रहेगा। वो मत लिखो, वो कंफ्यूज कर लेगा बाद में। तो एट द टाइम ऑफ सेल, वो एंट्री बाद में कंफ्यूज हो जाऊंगी। हाँ, तो उसके नीचे आप लिख दो एट द टाइम ऑफ सेल में ये डिस्पोजल अकाउंट बनाएगा, बस। नॉर्मल में कुछ नहीं, नॉर्मल में लिख दो, नॉर्मल में चाहे तो लिख दो, लिखना तो लिख दो, एक काम करो, चलो लिख ही दो, उसको नीचे बना देना, ठीक है? तो पहले एंट्री लिख दो, फिर नीचे बना देना, बट कंफ्यूज मत होना, इतनी सारी एंट्री देगी, ये क्या है सर इतना सारा, ठीक है? चलो, मैं इसके लिए मना करता हूँ, बाद में कंफ्यूज हो जाता है इस तरह, ये क्या इतना लंबा छोड़ कौन याद करेगा। चलिए, तो बोलो ये समझ में आया ये वाला, ठीक है? तो ये इस तरह से डिस्पोजल आएगा। अभी जो अपन ने इलस्ट्रेशन किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 8, उसी इलस्ट्रेशन को विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना है अपने को। तो अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में कौन सा किया था, इलस्ट्रेशन 8 किया था ना? तो इलस्ट्रेशन 8 की था, देखो वही सेम क्वेश्चन है, और इसने बोला है कि पहले तो बोला था कि सिर्फ आप नॉर्मल वे से करो, और अभी इसने बोला है कि अगर आप अज्यूम कीजिए कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हो, तो देखो पहला ए वाला पार्ट कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन वाला। अब हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके अपने को एलिजिबल आने का है। अच्छी बात ये है कि वो टेबल जो बनता है वो सेम बनेगा, टेबल में कोई चेंज, तो टेबल उसी वे से बनेगा। तो दो वे से टेबल नहीं सीखना, टेबल एक ही वे से सीखेंगे, ठीक है? तो वो टेबल तुमको वापस बनाने का है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और टेबल वर्किंग नोट तुम बनाओगे जो लास्ट टाइम बनाया था, देख के कॉपी न करे, क्वेश्चन पढ़े और उसके हिसाब से वापस तुम पूरा टेबल बनाओगे वर्किंग नोट वाला जो लास्ट लेक्चर में बनाया था तुमने, ठीक है? तो गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गलत होगा, एग्जाम में नहीं होगा, तो पहले तुम फटाफट टेबल बनाओ वो वाला, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, सेम क्वेश्चन है, तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अब देखिए तुमसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? ठीक है, तो अभी देखिए कि आपने क्या किया, वो पूरा वर्किंग नोट बना लिया, बराबर है? अब क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले कौन सा बनेगा, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे बनेगा, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, वो डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब एंट्री देखो, आपको आपने जो वर्किंग नोट में टोटल कॉलम बनाया उसको देखना है। तो सबसे पहले क्या एंट्री हुई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक जो परचेज की है, बताओ कितना है सबसे पहले, 12 लाख है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना आ गया, 12 लाख, बराबर है? अब उसके बाद उसमें क्या आया, डेप्रिसिएशन आया ना, तो वो आएगा इधर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, बाय डेप्रिसिएशन कितना है, 1,20,000। समझ में आया ये वाला? उसके बाद क्या आ गया, उसका बैलेंस आ गया। बस इस बार क्या होगा कि ये इसमें आपने कुछ किया ही नहीं, तो साल खत्म हो गया, तो डायरेक्ट ये का ये क्लोजिंग बैलेंस बन गया, ये का ये वापस ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और ये का ये क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, ये का ये वापस क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। पर जब बेचेंगे तब जितना भी इसका ओरिजिनल वैल्यू है जो बेचा है उसको आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये देखो मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर लिया। ये वैल्यू कौन सा है, ये है उस जो मशीन बेची उसका ओरिजिनल कॉस्ट। तो आपने कौन सी मशीन बेची है, 1, 2 की 3, 1, तो 1 का ओरिजिनल कॉस्ट सबसे पहला अमाउंट कितना था, तो ये देखो 80,000 ट्रांसफर कर लिया इसके अंदर। आया समझ में? बस और क्या, और आपने परचेज किया तो ये वैल्यू बढ़ गया, ये परचेज किया तो टू बैंक आ गया, और बचा हुआ तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया साल का, वो बाद में क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, और ये क्या बनेगा नेक्स्ट डे पे, ओपनिंग। फिर वापस इसके अंदर करंट का डेप्रिसिएशन आएगा, फिर क्या आएगा, ये क्लोजिंग, फिर वापस इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा। बट इस बार आपने मशीन को बेच दिया, तो जितना महीना आपने यूज किया है उतने महीने का पहले डेप्रिसिएशन ले लो, और उसके बाद जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन होता है उसका, वो आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, मशीनरी डिस्पोजल में। तो अगर आपने 80,000 वाला मशीन को बेचा है तो उसका टोटल बताइए कितना होता है डेप्रिसिएशन, चेक करो उसका टोटल मारो, कितना डेप्रिसिएशन है आपका, कितना, ये ट्रांसफर कर लिया, कहां पे ट्रांसफर कर लिया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है? बस बचा हुआ फिर करंट का डेप्रिसिएशन आ गया और ये खत्म। इस तरह से ये होता है, ठीक है? चलो मैं करा देता हूँ, तुम्हारा मुंह देख के समझ में आ गया मुझे, समझा तुमको? देखो पता नहीं वो लास्ट टाइम वर्किंग नोट बनाया था वो कहाँ पे चला गया, वो मिल नहीं रहा है।
ठीक है, चलो। तो इधर तुमने कुछ ऐसा अकाउंट बनाया होगा बराबर ना। तो अब कैसे होता है वो देख लो। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तुम्हारा मशीन अकाउंट। ठीक है, और इधर नीचे बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए, मशीन अकाउंट की पहली एंट्री क्या बताई थी, मशीन परचेज करें, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है। अच्छा, कौन सी डेट पे मशीन परचेज की डेट बोलते जाओ, 1 अप्रैल 2018। ठीक है, कितने की मशीन परचेज की थी, 12 लाख की टोटल, बराबर है। फिर साल और कुछ हुआ ही नहीं है, साल के एंड में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो साल के एंड में इधर 31 मार्च ना 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया, 1,20,000 आ गया बस, और तो कुछ था ही नहीं। तो साल खत्म हो गया। अब बताओ, साल खत्म होते ही मुझे क्या निकालना पड़ता है, बैलेंस ना। तो दोनों का बैलेंस निकलेगा, तो ये निकल गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 12 लाख, और इधर इधर भी बैलेंस निकलेगा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000, और ये टोटल हो गया खत्म। आपका जो वर्किंग नोट आपके सामने रखिए, देख लीजिए उसमें ऐसा ही है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लोजिंग है, तो ये नेक्स्ट डे पे क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। कितना आ गया, 12 लाख। क्या इस साल हमने कोई मशीन परचेज की है, नहीं। कोई बेची है, नहीं। तो साल के एंड में ये क्लोजिंग आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा, 12 लाख, खत्म। अच्छा, डेप्रिसिएशन इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बट उससे पहले क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग भी तो बनेगा। तो ये 2019 में ओपनिंग बन गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000, और ये 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख, बराबर है। अब ये क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 2,28,000, दोनों मिला के। ये समझ में आया तुमको, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। अभी क्या होगा, वापस ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12 लाख। अब क्या हमने भाई बेचा और खरीदा भी है, तो आपने पहले किसी के एंट्री पास से खरीदने की ना, तो खरीदने की कर लेते फटाफट। कौन सी डेट पे परचेज किया है, तो टू बैंक आएगा, कितना है, 1,58,000। ठीक है। अच्छा, जब बेचते तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते कुछ महीने का। तो सबसे पहले जब आपने बेचा, बट उससे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लेके आओ। तो 1 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बैलेंस आएगा इसका, 2,28,000 था। अब आपने 1 अक्टूबर को उसको बेच दिया, बराबर ना। तो सबसे पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, कुछ जो महीना 6 महीना है उसका 3,240। अब आप बेच रहे हो, तो जब बेचोगे तो सिर्फ एक काम करना है, जो बेचा है उसको ट्रांसफर करना है डिस्पोजल में। अब अपने पास 2 अकाउंट है, दोनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले ये देखिए, ऑब्वियसली जब खरीदता था टू में, तो बेचूंगा तो बाय में आएगा। तो यहाँ पे बाय में 1 अक्टूबर 2020 को बाय डिस्पोजल अकाउंट करना पड़ेगा। बट क्योंकि हमने इसका ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया है, सारी चीजें ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो आया भी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जाएगा भी तो ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, तो बताओ कितना था उसका ओरिजिनल कॉस्ट, 80,000। सर वो कहाँ मिलेगा, वो वर्किंग नोट में सबसे पहले आइटम का वैल्यू वही होगा 80,000। ये खत्म हो गया। पर मैंने बोला अकेला क्यों जाएगा, प्रोविजन भी जाएगा उसका। तो ये देखो 1 अक्टूबर 2020 को टू, इसको भी कहाँ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिस्पोजल में। सर टू में क्यों लिखा, क्योंकि जब बढ़ता है तो बाय में, और जब कम होगा तो टू में।
अब ये डिस्पोजल क्या है, ये इस असेट पे जितना भी डेप्रिसिएशन है वो है। अब सर ये कैसे निकालेंगे? अरे वर्किंग नोट में तुमने 80,000 वाला मशीन 1 का कॉलम बनाया है, उसमें जितना भी डेप्रिसिएशन काउंट किया है वो सब टोटल मार दो उसका। 18,440 ये आ गया आपका टोटल मारा हुआ। ठीक है, अभी बस हो गया, इतना ही था। समझ में आया तुमको? अभी इसका मैं साइड में डिस्पोजल अकाउंट बनाता हूं। देखो डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा वो देख लो। सबसे पहले आपने असेट ट्रांसफर किया तो 2 फिक्स असेट आएगा। बताओ कितना वैल्यू था उसका? 80,000। उसके ऊपर कितना प्रोविजन था? तो भी आपने लिखा था, हाँ, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 18,440। अच्छा, इससे जितना पैसा मिला वो इधर आएगा बाय बैंक। कितना पैसा मिला है? 145,000 ये मिला। तो बच्चा वो गेन या लॉस हो गया, खत्म। तो मुझे सोच के बताओ 80 जगह 80 में से 18,440 डेप्रिसिएशन था, तो 80 में से माइनस करो 16,000 और समथिंग, और आपको मिला कितना है? 45। तो कम मिला है ना, तो जितना कम मिला है वो आपका आ गया बाय P&L अकाउंट। लॉस 16,000। बस अब ये टैली हो गया, ये खत्म है। समझ में आया? बस अब ये भी खत्म हो गया, ये सब हो गया। अभी जो असेट बचे होंगे तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, तो उनका कंटिन्यू करते हैं। तो अभी साल के एंड में उन सब असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो यहाँ पे साल के एंड के 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन आएगा जो बची हुई असेट है, तो वो आपने टोटल कॉलम में दे रखा है। कितना है? 98,620। ये आपका आ गया 620। हाँ बस हो गया। अभी क्या, अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, तो ये इसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस निकाल, टू बैलेंस कर रहा हूँ। कितना आया? नहीं, इसमें से माइनस कर लो ये 18,440, बैलेंस बता दो। 3,11,420। 3,11,420 समझ में आया? अच्छा, इसका भी बैलेंस आएगा बेटा। तो 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? 12,78,000। बस ये हो गया 31 मार्च 2021 खत्म। अभी तुमको ट्रिक बताता हूँ चेक करने का, बराबर किया कि नहीं किया। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है। आपने पहले एक अकाउंट बनाया था, इस बार 2 बनाए, और ऑब्वियसली हमको पता है कि फिक्स असेट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो जो इसका क्लोजिंग बैलेंस आया है ईयर एंड का लास्ट का, उसमें से ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस कर लो। करो जरा, तो 12,78,000 में से माइनस कीजिए 3,11,420। जो बैलेंस आया है वो अपने वर्किंग नोट से लास्ट बैलेंस से चेक करो, क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर किया आपने। अरे जो फिक्स असेट का अकाउंट है उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया ना। बोलो समझ में आया ये वाला? तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो जो किया वो बराबर, मतलब एंट्री में कोई गड़बड़ तो नहीं है। डन, समझा तुमको? चलो फिर कॉपी करो। ये रहा, इधर से कॉपी कर लो आप। चलिए पहले ये कॉपी कीजिए। शाबाश। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 8 के बाद अपन इलस्ट्रेशन 9 कर रहे हैं। ठीक है, 9 में क्या, एक बार देख लीजिए। अ फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 Jan 2018 फॉर 3 लाख। तो आपने एक मशीन परचेज की 3 लाख में, सब्सिक्वेंट टू विच 60,000 40,000 वर स्पेंड ऑन द इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। तो क्या ये असली कॉस्ट में ऐड होगा? हाँ, ठीक है। आपको मशीन को यूज करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो ऐड करने हैं। तो अगर आपने सेकंड हैंड मशीन परचेज किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको ठीक कराया तो वो खर्चा भी उसी असली कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सो मशीन 3 लाख की नहीं है, मशीन 3 लाख प्लस 60 प्लस 40 यानी 4 लाख की है, वो ध्यान में रखना। ऑन 1 जुलाई 2019 अनदर मशीन वॉज परचेज। एक और मशीन परचेज की 2,60,000 में। फिर 1 जुलाई 2020 को जो पहली मशीन परचेज की थी वो खराब हो गई तो उसको बेच दिया 3,20,000 में। कितने में बेच दिया? और एक और मशीन उस टाइम पे परचेज की जिसकी वैल्यू तो 2.5 लाख रुपए। ओके, फिर बोल रहे हैं 1 जुलाई 2021 को जो सेकंड मशीन खरीदी थी वो भी बेच दी
2,30,000 में, तो यहाँ पे 2 मशीन बेची है आपने, और आपको बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो 10% है ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे है? 10%। और आपको 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करना, मतलब जैन टू दिसंबर तुम्हारा साल रहेगा। और SLM मेथड है। कौन सा मेथड है? अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है वो ध्यान से समझना। इसने बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ और डिस्पोजल बनाओ। इसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा इसने? अगर तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पूछता है और डिस्पोजल भी पूछता है तो इससे पहले जो सम किया वैसा होगा। पर अगर तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पूछता है बट की मशीन और डिस्पोजल पूछता है तो अभी कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने का काम, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो आता था क्या था? डेप्रिसिएशन। अब वो कहाँ पे आएगा? मशीन में मशीन में आएगा। किस में आएगा? मशीन में। समझ में आया ये वाला? बट जब डिस्पोजल अकाउंट बनेगा तो उसमें जो 2 मशीनें लिखोगे वो ओरिजिनल कॉस्ट मत लिखना, क्योंकि आपने ओरिजिनल कॉस्ट लिया ही नहीं होगा, उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस किया है। तब उसमें आपको WDV लिखना है। क्या लिखना है? बस ये वाला करना है। करते हैं, समझते हैं इसको, बट उससे पहले वर्किंग नोट बना ले। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बना देते हैं। बताना कैसे बनता है। सबसे पहले क्या आएगा? तुम्हारा डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, फिर यहाँ पे मशीन 1, फिर मशीन 2, फिर मशीन, ठीक है, और लास्ट में टोटल। अब देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहले अपने 1 जनवरी 2018 को मशीन परचेज की है। जो मशीन परचेज की है वो 3 लाख की थी, प्लस 60,000 आपने इस पर खर्चा किया और 40,000 कर लिया। तो जो मशीन 1 होगी उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 4 लाख। बोलिए, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब उसके बाद 1 जुलाई 2019 की बात कर रहा है, बट उससे पहले तो साल खत्म होगा ना। तो 31 दिसंबर 2018 को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 4 लाख पूरा, रेट कितना है? 10%, और पूरे 12 के 12 महीने, भी को जैन टू दिसंबर है, अपने 1 जनवरी को ही परचेज की है, तो 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। तो जो आपका इधर वैल्यू आएगा 40 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो जो बचा हुआ वैल्यू होगा यहाँ पे वो 3,60,000, इधर कुछ नहीं, इधर 3,60,000। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2018 बैलेंस। ठीक है, अभी नया डेट आएगा 1 जनवरी 2019, और आपने 1 जुलाई को परचेज किया है, तो बिफोर ईयर एंड आपने परचेज किया है, तो 1 जुलाई 2019 को आपने एक परचेज किया है, तो यहाँ पे परचेज ऐड हो जाएगा। कितने का परचेज किया आपने? 2,60,000। हम इसको मशीन 2 बोलते हैं। ये परचेज हो गया। क्या इस टाइम पे आपने किसी को बेचा है? नहीं। जो बेचा है वो 1 जुलाई 2020 को बेचा है, तो कुछ नहीं, इस साल तो कुछ बेचा ही नहीं है। तो अब साल का एंड आएगा 31 दिसंबर 2019 आएगा, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्या चार्ज करना पड़ेगा? याद रखना SLM मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है, ना कि WDV पे। तो 4 लाख पे 10% पूरे 12 के 12 महीना, पहली वाली पे तो 40 का डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट पे। और जो दूसरा है तुम्हारा उसके ऊपर 2,60,000 इंटू 10% इंटू कितना महीना? 6 महीना। कितना होता है? 13,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? का डेप्रिसिएशन हो गया। बोलिए, समझ में आया तुमको? अभी क्या बचेगा? बैलेंस। तो 3,20,000 ये आ गया। 2,60,000 में से 13 माइनस करो, 2,60,000 में से 13 माइनस करो,
अब दोनों को ऐड कर लो। ऐसे ऊपर और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैच होना चाहिए टोटल, आप चेक कर लीजिए। हाँ 67। चलो ये बैलेंस आ गया 2019 को। यहाँ तक इसको डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अभी कौन सी डेट आई है? 1 जुलाई 2020 जब आपने बेचा, तो 1 जुलाई 2020 को जब आप बेचोगे तो मैंने बोला हमेशा बेचने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो पहले डेप्रिसिएशन ऑन सेल वाले पे ले लो। कौन सी वाली बेची है? फर्स्ट वाली ना। तो 4 लाख का उसका वैल्यू था, इंटू 10%, कितना महीना यूज किया? 6 महीना ना, 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। हाँ तो जैन टू जून ना, 3 लाख, ठीक है। इधर ये 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया टोटल में से। अब 3 लाख, अब तुमको नेट वैल्यू 3 लाख की माइनस करना है, बट मैं उसके दो पार्ट कर रहा हूँ। एक तो जितना पैसा बैंक में मिला और बचा हुआ गेन या लॉस। तो बताओ इसका कितना पैसा बैंक में मिला है? 3,20,000 तुमको मिला है बैंक में। तो 20,000 का क्या हो गया अपने को? प्रॉफिट हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, 3,20,000 तो लेस होगा, ठीक है। ये हो गया बैंक का वाला, और 20,000 का प्रॉफिट हो गया, बट वो लेस मत करना, लॉस लेस होता है, प्रॉफिट ऐड होगा, तो प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो अगर नेट करोगे 3,20,000 का माइनस किया, 20 का ऐड किया, तो 3 लाख की माइनस हुआ ना, नेट तो वही होना चाहिए, वो ध्यान में रखना। चलो ये हो गया हिसाब खत्म, इसका तो ये दी एंड हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अभी तो देखो इधर ये माइनस किया और इधर ये प्लस किया, तो देख लो इधर भी नेट जीरो ही बच गया, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अभी साल खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा उस टाइम पे और कोई परचेज वर्चेज तो नहीं किया ना? नहीं, तो साल खत्म हो गया, तो वही पूछा ना आपसे कि परचेज से। हाँ तो परचेज किया, तो 1 जुलाई को प्लस करेंगे परचेज, ठीक है। मशीन 3 परचेज की ना, कितना वैल्यू है उसका? 2,50,000। तो ये 2,50,000 का एक नया मशीन इसी दिन पे आ गया, ये 2,50,000 का प्लस हो गया, तो ठीक है। अभी साल के एंड में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 2020 को। फर्स्ट मशीन तो गई, दूसरी बची है, दूसरी का ओरिजिनल कॉस्ट था 2,60,000, उसका 10% पूरे 12 महीने का, तो 26,000 तो इसका आ गया। फिर दूसरी वाली जो 2,50,000 की थी, 10%, बट कितना महीना? 6 महीना, 12,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होता है? 38,500 का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बैलेंस बता दो। बैलेंस पहला खत्म हो गया, दूसरे का बैलेंस बताओ। 2,47,000 में से 26 माइनस करो, 2,21,000, और ये 2,50,000 में से 12,500 माइनस करो, 2,37,000, ठीक है। और अब ऐसे टोटल मार दो जरा, बताओ कितना आता है। ऐसे 2,21,000 प्लस 2,37,500 कितना होता है करो। फाइव जीरो थ्री टू 50, वापस बोलो। 4585
तुमको कैलसी चलाना नहीं आता है। चलो एक बार ऐसे भी चेक कर लो, वर्टिकल भी बराबर है और ठीक है। चलिए अच्छा इसके बाद भी कुछ है क्या? एक और है, 1 जुलाई को आपने बेच दिया, फर्स्ट जुलाई 2021 को बेचने से पहले क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आएगा उसका, तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन ऑन सेल। चलिए कौन सा वाला बेचा? सेकंड वाला ना, तो सेकंड वाले का ओरिजिनल कॉस्ट था 2,60,000, 10%, बट 6 महीने का ही आएगा, $13,000। ठीक है तो बताओ 2,21,000 में से 13 चला गया, 2,08,000। अब 2,08,000 को कितने में बेचा है? 2,30,000। तो ये भी ज़्यादा पैसा मिला। ठीक है तो 2,30,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये बैंक में आ गया। तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? कितना गेन हुआ? 22,000। गेन, तो ये गेन इसमें ऐड हो जाएगा। बोलिए किसी को भी डाउट है तो आप बताइए। ठीक है डन। अभी साल के एंड में डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन। मशीन 1 तो है ही नहीं, मशीन 2 भी नहीं है, तो सिर्फ एक 3 बची है, तो 2,50,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, पूरे साल आपने यूज़ किया ना इसको। हाँ तो 10%, 25,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। अब फाइनली कितना वैल्यू बच गया वो देखिए। मशीन 1 खत्म है, मशीन 2 भी खत्म है। मशीन 3 की बात करें तो 2,37,500 में से 25,000 माइनस कर लो, 2,12,500, और इधर भी 2,12,500, और आप ऐसे भी वेरीफाई कर लीजिए। 4,58,500 में से 13,000 माइनस कीजिए, 2,30,000 माइनस कीजिए, प्लस 22,000 कीजिए, और माइनस 25,000 कीजिए। आया? बस मैच इस तरह से ये बनेगा तुम्हारा, लंबा चौड़ा सम था। क्या ये तुमको समझ में आया? अगर एग्जाम में ऐसा सम आता है 2 मशीन वाला बेचने वाला, तो इसको सबसे लास्ट में करना। पता चला पूरे सम में बस एक ही ये किया है तुमने क्वेश्चन में, बराबर अपना पेपर में, बराबर ना। चलो कॉपी करना शुरू करो। ठीक है तो ये आपका हो गया। अभी अपने को इसके लीजर अकाउंट बनाने गए हैं। अब लीजर में सुनो, खासियत ये है कि इसके अंदर इसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है। डिस्पोजल तो आएगा जब सेल करेंगे, याद रखना, डिस्पोजल पहले कभी नहीं आएगा, डिस्पोजल तभी आएगा जब सेल करेंगे, बट सेल करने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूछा है? नहीं। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कहाँ पे डालोगे? एक ही ऑप्शन है मशीन अकाउंट में, तो जैसे आपने पहले किया था सबसे पहले वाला कि मशीन में डेप्रिसिएशन लिख दिया, बस वैसा ही करना है। सिर्फ सेल करते टाइम पे डिस्पोजल को लेके आओ, उससे पहले लेके आने का नहीं है। तो अब देखो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मशीन अकाउंट। ठीक है फॉर्मेट तुमको पता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सबसे पहले यहाँ से आप टेबल देखिए, अपना टोटल वाला कॉलम देखिए, 1 जनवरी 2018 से शुरू किया है। ठीक है हाँ, तो आप बोलते जाइए मैं लिखता जाऊँगा। 1 जनवरी 2018 को आपने परचेज किया, तो आपने लिखा 2 बैंक, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन और वो सब इंक्लूड था, तो कितना आया बेटा? 4 लाख। ठीक है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, आप चाहो तो एग्जाम में लिख देना इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन आएगा, तो वो इधर ही आएगा, वो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास में। तो साल का एंड कब हो रहा है? दिसंबर ना। हाँ तो बाय डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन था बताओ? 40,000।
तो ये 31 दिसंबर को आ गया बैलेंस। नहीं 40 कैसे आएगा, बनाया था ना अपन ने, हाँ 40 ही था, सॉरी पूरे साल यूज़ किया है बराबर ना। तो 1 जैन होगा, मैंने 1 अप्रैल लिख दिया है। चलिए 1 अप्रैल को ये हो गया। फिर आ गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो ये तो सेम ऐसे ही हो गया जैसे अपन ने पहले किया था बराबर ना। फिर ये ओपनिंग बन जाएगा 1 जैन 19 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,60,000। अब इस साल क्या हमने कोई और परचेज किया है, चेक करो तुम्हारे नोटबुक में सामने देखते जाओ, क्या हमने इस साल और कोई परचेज किया है? 19 में कुछ किया परचेज नहीं है। 19 को है ना, 1 जुलाई 19 को लिखा है ना 2,60,000 का, नींद में ही हो सब लोग। टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कौन सी डेट पे था? 19 को कितना था? 2,60,000। चलो, क्या इस साल हमने कोई बेचा है? नहीं। तो साल के एंड में क्या क्या डेप्रिसिएशन आएगा? 31 दिसंबर 2019 को बाय डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन? 52 53,000 बराबर है। तो ये बच गया बैलेंस। $5,67,000 खत्म। कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो क्यों बनाऊं। अब ये वापस 1 जैन 2020 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 5,67,000। क्या इस साल में हमने और कोई परचेज किया है? हाँ, कौन सी डेट पे किया है? टू बैंक 2,50,000 का। क्या हमने इस साल में कोई बेचा है? डेट देखो ना बेटा, डेट वाइज जाओ, तुम्हारे पास टोटल कॉलम है, डेट है, आंख के अंदो देखो कितना है, कब बेचा है? 1 जुलाई को। तो जब भी बेचते हैं तो हम सबसे पहले क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसके ऊपर? 20,000। ठीक है। अभी देखो आगे क्या आएगा, अभी क्या सेल किया है। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारी डेट जो है ना वो है 1 जुलाई को बैंक बराबर है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने? डिस्पोजल अकाउंट बोला है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो किधर क्या है, एक सेकंड। क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्पोजल बोला है ना। हाँ ये देखिए, सिर्फ मशीनरी बोला है और मशीनरी डिस्पोजल बोला है। तो यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ये सब अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सारा कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा यहां तक हो चुका अपना। अभी अपने को इसको डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। कहां पर ट्रांसफर करना है? डिस्पोजल में। क्या हमने सारा बेचा है कि कुछ बेचा है कि कितना बेचा है वो बताइए। कितना मशीन बेचा है? अभी एक ही बेचा है फिलहाल, आज की डेट में एक बेचा है। तो यहाँ पे देखो साइड में मैं बना रहा हूं डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये 1 जुलाई का। अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है डिस्पोजल में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डिस्पोजल अकाउंट। दूसरा पेन यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कितना डिस्पोजल में ट्रांसफर करूंगा, जितना वैल्यू इसका असेट का होगा। बट क्योंकि हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया है तो तुमको WDV लेना है। क्या लेना है? मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो आपने जब वर्किंग नोट बनाया था, सी ये रहा वर्किंग नोट तुम्हारा, ठीक है, पहला वाला, ये वाला मशीन 1 दिख रहा है तुमको। तो आपको 4 लाख में से 40 ऑलरेडी तुमने माइनस कर लिया है, 3,60,000 उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लिया है, और ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लिया है। तो आपका कितना वैल्यू बचता है इसमें? 3 लाख। तो हम जो ट्रांसफर करेंगे वो कितना करेंगे? 3 लाख। तो जो डिस्पोजल में ट्रांसफर होगा वो तुम्हारा 3 लाख होने वाला है, ऐसा। तो यहाँ पे जब डिस्पोजल बनाऊंगा तो उसमें आएगा 2 मशीन, वो 3 लाख आएगा। तो क्या मुझे वापस यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का ही वैल्यू लिया है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट लिया था तो डेप्रिसिएशन माइनस करता, बट यहाँ पे लिया ही नहीं वो वैल्यू, तो वापस क्यों करूंगा? तो मैं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी हो जाए। तो बस कितना पैसा मिला बाय बैंक? कितना मिला?
3,20,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो टू P&L अकाउंट ये आ गया प्रॉफिट 20,000 और ये डिस्पोजल खत्म। इतना ही था और यहाँ से ये 3 लाख कम हो गया, इसका वैल्यू खत्म। बस इतना ही करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं है, खत्म। ठीक है। अब जब सर इससे पहले डिस्पोजल बताया था उसमें हमने 2 मशीन में ओरिजिनल कॉस्ट ली थी, तो जब यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ली तो उसका जो भी डेप्रिसिएशन था वो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ओरिजिनल कॉस्ट ली, हमने यहाँ पे WD भी लिया है, तो डेप्रिसिएशन क्यों लिखने का, तो बस वो डेप्रिसिएशन छोड़ दो, बाकी तो सेम है। बाय बैंक उधर भी था, गेन या लॉस उधर भी था, तो इधर भी है, सेम है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में। जो पहले जो किया था उसमें अपन ने यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट लिया था 2 मशीनरी, तो क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल लिया इसके लिए सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिया अपन ने, डेप्रिसिएशन भी लिया, बट क्योंकि यहाँ पे WD भी लिया तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेने का काम ही नहीं है, तो वो डेप्रिसिएशन भूल ही जाओ तो अलग से हो गया। तो अब क्या बचता है, बैंक आ गया, और लॉस तो है नहीं, लॉस होता तो बाय में आता, गेन 2 में आता है, आ गया गेन 2 में। क्या डिफरेंस समझ में आया दोनों में? ठीक है। अब बची हुई मशीन पे कंटिन्यू करते आगे बात, वही जो सेम कर रहे थे। चलिए, बची हुई मशीन के ऊपर ईयर एंड में क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन ना। तो बाय डेप्रिसिएशन बताओ बची हुई मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था अपन ने। अगर आप इधर नोटिस करते हो तो ये देखो, ये हो गया, ये परचेज की एंट्री पास कर ली, ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन 38,500 ना, 38,500 और बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस। तो 31 दिसंबर 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन करो, कितना होता है, कितना आया, 458500। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस था कि नहीं था, आ गया। अभी आगे वही, अब वापस डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि वापस हमने बेचा है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो 1 जनवरी 2021 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,58,500 और इसी टाइम पे हमने एक मशीन को बेचा भी है, ये देखिए। ठीक है, तो हमने इसको बेच दिया है, तो बेचने से पहले उसके ऊपर क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। अच्छा, कौन सी डेट पे बेचा वो देख लेते हैं, 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, जिसके अंदर जितना डेप्रिसिएशन था अपना 13,000 वो आ जाएगा। अब असेट बेचा है तो यहाँ पे बाय बैंक मत लिखना, वो सब डिस्पोजल में लिखना है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू था वो लिख देते हैं। तो 1 जुलाई 2021 को यहाँ पे आएगा डिस्पोजल अकाउंट, क्या आएगा। अब ऑब्वियसली डिस्पोजल में तुम्हारा जो बैलेंस था वो आएगा, कितना बैलेंस बचा था इसका डेप्रिसिएशन के बाद, 2,08,000। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा, 2,08,000। अब यहाँ पे डिस्पोजल बना देते हैं अपन, दूसरा डिस्पोजल देख लो। टू मशीन 2,08,000 और पैसा कितना मिला अपने को सामने, 2,30,000। तो गेन हो गया ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेन 22,000 और ये क्लोज हो गया। इतना ही था बस, और ये डिस्पोजल हो गया खत्म। आगे बढ़े, उसके बाद क्या था देखो जरा एक बार देख लेते हैं। तो सर ये हमारा ये डिस्पोजल भी काम, ये सब उधर ट्रांसफर हो गया। अभी बचे हुए पे डेप्रिसिएशन आएगा ना, तो बाय डेप्रिसिएशन आएगा। तो 31 दिसंबर 2021 को बचे हुए पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, बचे हुए पे डेप्रिसिएशन 25,000, ये हो गया। तो बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। देखो जरा कितना क्लोजिंग बैलेंस बचता है। कितना, 2,12,500। क्या लास्ट का बैलेंस यही था, हाँ हो गया टैली। ठीक है, ये देखो 2,12,500।
और बाद में कौन सा अकाउंट बनेगा, डिस्पोजल, वो तो मैंने दिखा दिया तुमको, इस तरह से डिस्पोजल बनेगा। इतना ही था। तो क्या किया इसमें अपन ने, लास्ट सम और इसमें क्या फर्क था, लास्ट सम में जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया तो जो भी इसमें जो डेप्रिसिएशन दिख रहा है तुमको, जो डेप्रिसिएशन में हाईलाइट कर लेता, देखो जो ये डेप्रिसिएशन दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये सारा डेप्रिसिएशन हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो एक नया अकाउंट बनाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जब नया अकाउंट बनाया तो डिस्पोजल में वो भी तो ट्रांसफर होगा, तो उसको भी ट्रांसफर किया था। और यहाँ पे मशीन अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट था, तो वहाँ पे भी ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर हुआ था। बट क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाया अपन ने, सारा डेप्रिसिएशन इसमें ट्रांसफर किया, तो जब डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का वैल्यू ट्रांसफर होगा, और वही वैल्यू हमने ट्रांसफर किया है। ठीक है, अगर मैं टेबल से समझाऊँ तो टेबल में जब बेचने से पहले जो वैल्यू होता है वही ट्रांसफर करना है डिस्पोजल में। तो बेचने से पहले कितना वैल्यू था इसका, डेप्रिसिएशन के बाद में 2,08,000, तो ट्रांसफर भी कितना होगा इसमें 2,08,000। और इस वाले में जो दूसरा बेचा है अपन ने, ये वाला, इसमें कितना वैल्यू था आफ्टर डेप्रिसिएशन, 3 लाख, तो डिस्पोजल में भी कितना ट्रांसफर हुआ, 3 लाख। फिर बाय बैंक आ गया, और बाय गेन या लॉस जो भी है या टू में वो आ गया, बस। बोलो समझा, चलो कॉपी करो।
बस हो गया, अभी क्या है?
चलिए कॉपी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि अगर आपने मान लो पहले एसएलएम फॉलो किया, फिर तुमको लगा कि यार एसएलएम नहीं करना, डब्ल्यूडीवी करना है, या पहले तुमने डब्ल्यूडीवी किया फिर लगता है यार एसएलएम करना है, ठीक है। तो देयर आर सम रूल्स, जैसे लॉ में चेंज हो गया, एएस में चेंज हो गया, या बेटर प्रेजेंटेशन हो गया, तो उस केस में आप अपनी जो मेथड है डेप्रिसिएशन की वो चेंज कर सकते हो, राइट। तो एसएलएम से डब्ल्यूडीवी वगैरह कर सकते हो। अगर आप चेंज कर रहे हो तो कैसा होगा, कैसे क्या करना है वो देखना है। तो जब भी कोई चेंज होगा तो आपको हमेशा इफेक्ट देना है प्रोस्पेक्टिव। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। ये क्या होता है पता है किसी को? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि पुराना वाला इफेक्ट भी देना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पुराना भूल जाओ, अभी से आपको नया देना है बस। समझ में आया मैं क्या बोला? जैसे मान लो मैंने तुमको परसों लास्ट लेक्चर है, उससे लास्ट पे लेक्चर में होमवर्क का बोला होगा और तुमने होमवर्क नहीं किया, समझ में आया? तो अभी मैं क्या आया, मैंने तुमसे पेनल्टी लिया, पैसा लिया कि भैया ये दो, पैसा दो मुझे पेनल्टी का। अब मैं दो वे से बोल सकता हूँ कि पुराना वाला भूल जाओ होमवर्क, अभी जो आज दूंगा वो आपको करके आने का है। ये हो गया प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में कैसा होता है कि जो पुराना तुमने नहीं किया वो भी करना पड़ेगा तुमको, और फिर आगे करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब कि पुराना वाला भूल जाओ जो मेथड था, जितना अभी तक जो वैल्यू आया, अब से आपको नया वाला मेथड फॉलो करना है। तो जिस दिन आप मेथड चेंज कर रहे हो पहले तो उस दिन का वैल्यू निकालो पुराने वाले मेथड से, और फिर आज ऐसे समझे कि आज से नया सम शुरू हो रहा है और नए मेथड से करना है बस। इसके बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे इधर मजदूर लोग हो, तुम मेरे इधर काम करने आ गए, ठीक है, मजदूरी करोगे, तो तुम्हारा मजदूरी था 100 रुपया पर दिन का, ठीक है। तुमने एक महीना काम किया, 30 दिन काम किया, और मैंने 100 रुपया तुमको दिया। फिर तुमको पता चला कि गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस जो होता है ना वो होता है 200 रुपया पर, सर ने हमको 100 रुपया दिया है। तो तुम मेरे पास में आए कि सर हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला अरे सर हमने 100 रुपये में काम किया जबकि 200 रुपये देना चाहिए आपको। मैंने बोला ठीक है तो अभी से 200 दूंगा, अभी से दूंगा। तो पुराना भूल जाओ, पुराना जो दिया वो हिसाब खत्म हो गया, अब से तुमको नेक्स्ट डे से कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। ये हो गया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट अगर रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो तुम जिद करके नहीं सर तो हमको 100 रुपये पूरे महीने कम मिला, तो 100 रुपये दिन का 30 दिन का 3000 रुपये होता है, सर हमको 3000 और दो। तो क्या मुझे इफेक्ट अभी से देना कि पिछला वाला भी देना पड़ेगा? पिछला वाला भी। इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अगर आपने एक महीना या 2 महीना या 1 साल या 2 साल आपने एसएलएम फॉलो किया तो बस कोई बात नहीं, किया तो किया, अभी एसएलएम के बाद जो वैल्यू आया अब से तुमको डब्ल्यूडीवी करना है। तो पुराना कोई इफेक्ट का इफेक्ट देना नहीं है, पुराना किसी वैल्यू का इफेक्ट नहीं देने का, वो भूल जाओ। समझ में आया ये वाला? इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो देखिए। अच्छा इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, पहले वो देख लेते हैं। तो ये देखो ये क्या बोलता है, पहले पढ़ लेते थोड़ा सा। देखिए द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइज एन असेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। आपको हर साल के एंड में अपने जो मेथड है उसको चेक करना चाहिए। इफ देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एम्बडिंग इन द एसेट द मेथड शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द चेंज पैटर्न। तो अगर आपको लगता है कि वो एसेट का जो तुमने किया था वो बराबर नहीं किया तो आपको उसका मेथड क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। Whenever any change in the depreciation method is made, such change is method is treated as a change in accounting estimate। आप उसको क्या बोलेंगे? change in accounting estimate। change in accounting policy बोलना नहीं है, ध्यान में रखना। as per the accounting standard, it reflect need to quantify it and disclose separately। A change in the accounting estimate may affect the current period only or both current period and future period। तब कैसे करना है वो दे रखा है कि मान लो आपने एक मशीन ली थी 10,50,000 में, उसका रेसिडुअल वैल्यू था 50,000। तो मुझे बताओ 10,50,000 में से 50,000 का तो रेसिडुअल वैल्यू है,
तो 10 लाख का वैल्यू का लॉस हो गया। 10 साल का है तो हर साल का कितना डेप्रिसिएशन होता है? 1 लाख। एसएलएम से, कौन से मेथड से होता है? ये नॉर्मल होता है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द एसएलएम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। 2 साल तक उसने एसएलएम चार्ज किया। तो मुझे बताइए 10 लाख में से फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? 1 लाख। और सेकंड ईयर में भी कितना किया होगा? 1 लाख। तो अब इसका वैल्यू कितना बच गया? 8 लाख, 2 साल के बाद का वैल्यू। अब ये क्या बोलता है कि अब WDV लेगा और उसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन आएगा। तो पुराना सब छोड़ दो, ये बताओ आज मन हुआ ना चेंज करने का, आज इसका वैल्यू कितना है तुम्हारे हाथ में? 8 लाख। तो बेटा 8 लाख में 25% का डेप्रिसिएशन ले लो। दो लाख। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसने क्या किया थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो ये 2 लाख का आ गया। अच्छा सॉरी, 10 लाख 50 जाता ना इसको, ओरिजिनल कॉस्ट मैंने 10 लाख ले लिया था। डेप्रिसिएशन तो हमेशा किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है ना, मतलब वैल्यू तो वहां से माइनस होगा। तो 10 लाख 50 में से 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख माइनस हो गया, तो 2 लाख माइनस हो गया, तो ये वैल्यू बच गया 8 लाख 50। कितना वैल्यू बच गया? 8 लाख 50। समझ में आया मैं क्या बोला? क्या डेप्रिसिएशन 2 लाख ही होगा बेटा। हाँ एसएलएम में बोल रहा हूँ। 10,50,000 हो गया। अरे देख एसएलएम मेथड में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10,50,000 का कॉस्ट था, माइनस स्क्रैप वैल्यू करते तो 50 का स्क्रैप वैल्यू हो गया, डिवाइड बाय लाइफ करते 10 साल, तो 1 लाख रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। पर जब तू डेप्रिसिएशन चार्ज करता है जो दिखाएगा, तो जो कॉस्ट है उसमें से माइनस करेगा ना। तो तेरी कॉस्ट कितनी थी? 10,50,000। उसमें से तूने डेप्रिसिएशन माइनस किया 2 ईयर का, कितना आ गया? 1 साल का 1 लाख है, 2 साल का 2 लाख, तो कितना वैल्यू बच गया? 8,50,000। 2 साल के बाद तुम्हारे एसेट का वैल्यू कितना बच गया? 8,50,000। और उसके ऊपर कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन आएगा? 25%। बोल बोल। 2,12,500 का डेप्रिसिएशन आएगा 3rd ईयर में। आया समझ में? फिर 4th ईयर में 8,50,000 में से 2,12,500 माइनस कर लो, उसके ऊपर 25%। समझे मैं क्या बोला? बस तो ये देखो 2,12,500 3rd ईयर में आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं करना है। अंडरस्टूड कि नहीं समझा? अब दूसरा यहाँ पे एक देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, मैसेज अंशुल एंड कंपनी कमेंस अ बिजनेस ऑन 1st Jan 2015 when they purchased plant and equipment for 7 lakh rupees. They adopted policy of charging a depreciation 15% per annum. वो 15% per annum के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब WDV मेथड। कौन सा मेथड है? उसके बाद इसने एक और मशीन परचेज किया है 2016 में और 2019 में। ऑन 1st Jan 2019 को ही, 2019 को ही, इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू SLM। अब उसको लगा कि अब WDV नहीं करना है, क्या करना है? SLM। तो पहला काम तो ये करना है, 1st Jan 2019 को तुमको असेट का वैल्यू निकालना है, फिर आगे बात करेंगे। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेट 6 ईयर, और उस दिन पे तुम्हारी असेट की लाइफ जो बची हुई थी वो कितनी थी? 6 साल। ऑल द असेट परचेज बिफोर 1st Jan 2019, जो असेट तुमने 1st Jan 2019 से पहले परचेज की थी, तो एक तो ये की थी और एक ये की थी, ये 2 असेट जो है ना वो 1st Jan 2019 से पहले थी। और जो असेट तुमने 1st Jan 19 को परचेज की उसकी वैल्यू लाइफ कितनी बची है? 10 साल। तो मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, एक 1st Jan 19 से पहले परचेज की है, एक 1st Jan 19 के बाद में परचेज की है। तो ये और ये 1st Jan 19 से पहले थी, तो इनकी लाइफ कितनी आएगी? 6 साल, और इसकी लाइफ कितनी आएगी? 10 साल। बस आपको बोला कि आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे निकालूंगा कि नॉर्मल वे से कैसे निकालते हो वैसे ही। तो नॉर्मल वे से कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले काम ये करना है, मुझे वैल्यू ऑफ असेट निकालना है। ऑन 1st Jan 2019, ठीक है। पहले आपको वैल्यू ऑफ असेट निकालना है 1st Jan 2019, बट कौन से मेथड से? पुराने वाले मेथड से। क्या नाम है उसका? WDV। फिर अपन SLM की बात करते हैं, पहले WDV से निकालो।
तो यहाँ पे आपके पास में 2 मशीन थी, तीसरी मशीन तो आपने फर्स्ट जन 19 को भी परचेज की है, तो उसको छोड़ दो, 2 मशीन आपके पास में थी। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 नहीं लेते कि वो तो फर्स्ट जैन को ही परचेज की है, तो उसको अलग से ले लेंगे अपन, ठीक है। चलो, सबसे पहली मशीन कब परचेज की थी, डेट देखो, 15। चलिए, परचेज कितने में की थी, 7 लाख, तो ये 7 लाख आ गया। अभी साल खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को होता है ना, तो आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है। साल कब खत्म हो रहा है पता है तुमको, देख लो एक बार, पता चला तो फिर तुमने गलत बोल दिया। हाँ, 31 दिसंबर को ही होता है, चलो ठीक है। और रेट है डेप्रिसिएशन की 15%, बराबर ना, तो 15% की रेट हो गई तुम्हारी, तो एट 15% कितना आया, चलो तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ गया, 5,95,000, ये आ गया बैलेंस। चलो उसके बाद वो जो नई परचेज की वो कब की है, 16 को ही, तो यहाँ पे परचेज हो गया ना, 1/1/2016 को प्लस परचेज हो गया, कितना परचेज हो गया, 1,50,000 का मशीन 2 आ गया। तो ये 1,50,000 का मशीन 2 आ गया, ठीक है। अरे समझा, अब वापस इसके ऊपर क्या क्या डेप्रिसिएशन आएगा, हाँ, WDV 5,95,000 पे कितना आया, 89,250, और इसके ऊपर 1.5 लाख के ऊपर कितना आया, 22,500, दोनों का टोटल मारो, ठीक है। तो अभी 31 दिसंबर 2016 को बैलेंस कितना आया बताइए, करो माइनस करो इसमें से, पहले वाले का, और इसका 27,000, हाँ, और अब इसमें दोनों को प्लस करो, इसमें से 33,250 ना, ये 16 हो गया। अब वापस डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 2017 को, माइनस डेप्रिसिएशन करो 15% इसका, 7,586,863, और इसका 19,125, दोनों को ऐड कर लो, 9,4,988, वापस बोलो, 9,4,988। चलो, अब ये बैलेंस आ गया बराबर ना, ये बैलेंस आ गया आपका, कब आ गया, 31 दिसंबर 2017 को, कितना आया, 29,000, हाँ, इसका 375, 5,38,262, ठीक है। अभी वापस डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 2018 को, माइनस डेप्रिसिएशन कर लो, 64,484, हाँ, इसका कितना, 1625, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बताओ कितना हो गया, 80,739, वापस बोलो, 80,739, बराबर, सिर्फ 9 नहीं आएगा बेटा, 40 आएगा, देखो जरा बराबर चेक करो, हाँ ठीक है। बैलेंस तो 31 दिसंबर 2018 को बैलेंस आ गया, कितना बैलेंस आया जरा निकालो, लास्ट करो माइनस, है जो 36,5
404 और इसका अरे ये 4 नहीं आएगा यार तुमको। जी हाँ, अब इसका करो 92119 दोनों को ऐड कर लो 36 4,57,522 ठीक है। तो उसमें से माइनस भी कर लो, क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बिफोर चेंज तुम्हारा ये वैल्यू बच गया WDV। अब इसके बाद तुम चेंज कर रहे हो SLM को। ठीक है, अच्छा इसने जो लेजर अकाउंट पूछा है वो सब साल का नहीं पूछा है, सिर्फ 2019 का पूछा है। तो 2000 जो 31 दिसंबर की रात को होगा वही तो फर्स्ट चेक होगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा बताओ? 4,57,522। तो जब मैं लेजर बनाऊंगा तो उसमें देखिए ऐसे आएगा 4,57,522 या 23, तो 1 रुपये का डिफरेंस समझ में आता है। क्या ये तुमको समझ में आया? ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब करंट डे का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और आपने परचेज भी किया है, तो पहले परचेज की एंट्री पास करते हैं। 2 बैंक सेम डेट पे परचेज किया 2 लाख का। अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? बट अब डेप्रिसिएशन पुराने मेथड से नहीं होगा, न्यू मेथड से करना पड़ेगा। तो अब न्यू मेथड से कैसे होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन फ्रॉम SLM मेथड। ठीक है, साल के एंड में 31 दिसंबर 2019 को 3 मशीन थी, तो तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। पहले मशीन 1 का तो देखो कितना वैल्यू इसका दिख रहा है तुमको 3,65,403 माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। उसने बोला कि जो पहले परचेज हुआ कुछ भी नहीं है और उनकी लाइफ बची है 6 ईयर। कितनी बची है? तो बताओ कितना आता है? 60,000। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पहला। अब मशीन 2 की बात करते हैं। मशीन 2 92119 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 ईयर। इसकी भी 6 ईयर लाइफ थी। 15,000। हाँ, क्या ये तुमको समझ में आया? अब मशीन नंबर 3 जो अभी परचेज की है, जो परचेज अभी की थी, कितने में की थी बेटा मशीन 3? 2 लाख। 0 बट डिवाइड बाय, ध्यान रखना 10 ईयर आएगा। कितना आएगा इसका? 10 ईयर। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? 20,000। तो अब मुझे सब टोटल बताइए, टोटल करंट का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 96,253। ठीक है, तो जब मैं बाय डेप्रिसिएशन लिखूंगा करंट ईयर में तो कितना लिखूंगा? हाँ, तो बस मुझे सिर्फ करंट ईयर बनाने का था। तो ये आ गया 96,253 और बचा हुआ तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। खत्म, इतना ही था। बोलिए समझ में आया तुमको? इसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो ये लीजिए तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट आप बना लो। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर आप जा सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।